नमस्कार। कोरोना के खिलाफ भारत मजबूती से कदम उठा रहा है। वंदे भारत मिशन के तहत हजारों भारतीयों का स्वदेश लौटना जारी है। लगातार विशेष रेलगाड़ियों से विभिन्न राज्यों से 3 लाख से ज्यादा लोग अपने घर पहुंच चुके हैं। आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास प्रोग्राम कोरोना पर नजर में और सबसे पहले देखते हैं फास्ट न्यूज। विदेशों में फंसे भारतीयों की सही सलामती वापसी के लिए सरकार चला रही है वंदे भारत मिशन। सिंगापुर से, ढाका से, बहरीन से और कई अन्य देशों से भारत वापस लौट रहे हैं लोग। भारतीयों को वापस लाने के लिए नौसेना का भी लिया जा रहा है सहारा। ऑपरेशन समुद्र सेतु मिशन के पहले चरण में आईएनएस जलाश्व पर मालदीव से कोची के लिए पहुंच चुके हैं भारत। तीन लाख से ज्यादा श्रमिकों को घर पहुंचाया जा रहा है और उनके मूल स्थान पर पहुंचने के लिए भारतीय रेल ने चलाई 265 विशेष रेलगाड़ियां। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 39,834। इस बुलेटिन में हम आपको कोरोना से जुड़ी सभी अहम जानकारियां देंगे। इसके अलावा भी आपको देश और दुनिया से तमाम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। आप अपने और दूसरों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस बना के रखें। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। नमस्कार। कोविड-19 के खिलाफ जंग जारी है और लॉकडाउन के नियमों का पालन कर इससे बचाव ही इसके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। इस दौरान मिशन वंदे भारत के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों का वतन वापस लाने का काम जोरों पर चल रहा है। इसी कड़ी में भारतीय नौसेना भी समुद्र सेतु ऑपरेशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने में लगी हुई है। अपने इस कार्यक्रम कोरोना पर नजर में हम देखेंगे कोरोना से जुड़ी सभी अहम खबरें, लेकिन शुरुआत करते हैं फास्ट न्यूज के साथ। मालदीव्स में फंसे 698 भारतीयों को लेकर कोची पहुंचा आईएनएस जलाश्व। कोरोना संकट के दौर में विदेशों में फंसे भारतीयों की वतन वापसी के लिए नौसेना ने चलाया है ऑपरेशन समुद्र सेतु। वंदे भारत अभियान के चौथे दिन भी रहेगी विदेशों में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी जारी।
लंदन, कोलालमपुर, मस्कट और कुवैत से यात्रियों को लेकर भारत पहुंची उड़ानें। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की आज सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 से तमाम पहलुओं पर चर्चा। कोरोना प्रभावित गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, एमपी, पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे 10 राज्यों में केंद्रीय टीम करेगी दौरा। महामारी के प्रबंधन में राज्यों की मदद करने है मकसद। आज 10 मई को उत्तराखंड से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाने की खबरों को पीआईबी ने बताया गलत। कहा, अभी नहीं है ऐसी कोई सूचना। मौलाना साद के ऑडियो क्लिप से छेड़छाड़ की खबरों का दिल्ली पुलिस ने किया खंडन। अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित खबर कल्पना पर आधारित। देश में कोरोना संक्रमण के 41,472 सक्रिय मामले, 19,357 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे, जबकि 2,109 मरीजों की मौत। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले 40 लाख के पार, करीब 3 लाख के करीब पहुंची मरने वालों की संख्या। कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित देश अमेरिका में संक्रमण के करीब 13 लाख मामले, मरने वालों की संख्या 78,000 से अधिक। और स्पेन में लॉकडाउन से मिलेगी ढील। प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। और आइए अब देखते हैं अहम खबरें। भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस जलाश्व 698 भारतीयों को लेकर आज कोची पहुंच गया। कल शाम मालदीव्स की राजधानी माले से ये जहाज रवाना हुआ था। दरअसल कोरोना संकट के इस दौर में जो भारतीय विदेशों में फंसे हुए हैं, उनकी स्वदेश वापसी के लिए नौसेना ने वंदे भारत अभियान की तर्ज पर समुद्र सेतु ऑपरेशन शुरू किया है। माले में भारतीय उच्चायोग ने इस प्रक्रिया को सुचारू बनाने की मदद के लिए स्थानीय स्वयंसेवकों की मदद ली। चिकित्सा आपात स्थिति के जरूरतमंदों, फंसे हुए पर्यटकों, गर्भवती महिलाओं और बेरोजगार प्रवासी कामगारों को प्राथमिकता दी गई। और इस पर और अधिक बात करने के लिए हमारे संवाददाता सुधीर यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, क्या ताजा अपडेट्स हैं? मालदीव से आईएनएस जलाश्व जो चला था वो कोची पहुंच गया है, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल तेजिंदर, कोची के तट पर आईएनएस जलाश्व पहुंच चुका है और जो जरूरी तैयारियां हैं वो सारी हो चुकी हैं। अब धीरे जो यात्री हैं उनको बाहर निकाला जाएगा, जरूरी स्क्रीनिंग की जाएगी। उसके वास्ते जो सभी यात्री हैं मैंडेटरी, जैसे कि पहले ही भारत सरकार ने कहा कि जितने भी यात्री आएंगे उनको मैंडेटरी 14 डेज के क्वारंटाइन में जाना होगा, उनको वहां लेकर जाया जाएगा और उनको क्वारंटाइन में रखा जाएगा। इसके बीच तेजिंदर, मैं ये भी बता दूं कि एक आईएनएस मगर भी इसके साथ जो ऑपरेशन समुद्र सेतु है उसमें माले के पोर्ट पे खड़ा हुआ और वहां जो लोगों को उसमें एम्बार्केशन की जो प्रोसेस है लोगों को वो शुरू कर दी गई है। अब दूसरा आईएनएस मगर वहां से चलेगा। आप ही प्रोसेस वहां चल रही है। अभी की हम बात करें तो आईएनएस जलाश्व कोची की तट पर पहुंच चुका है। 698 लोग हैं, जिसमें 595 पुरुष हैं, 103 महिलाएं हैं। खास बात यह है कि इन 103 महिलाओं में जो 19 प्रेग्नेंट लेडी हैं, इन सभी का ख्याल रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए, जरूरी साजो सामान जो भी है वो मुहैया कराते हुए कोची की तट पर वो पहुंच गए हैं। अब इनको आईएनएस जलाश्व से बाहर ले जाकर जो क्वारंटाइन है उसके लिए ले जाया जाएगा। जी सुधीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो आईएनएस जलाश्व भारत पहुंच चुका है उन लोगों को लेकर जो फंसे हुए थे मालदीव्स में, और आगे भी ये मिशन समुद्र सेतु जारी रहेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना महामारी के बीच विदेशों में फंसे हजारों भारतीय नागरिकों को मिशन वंदे भारत के जरिए अपने वतन लाने की कवायद जारी है। आज इस मिशन का चौथा दिन है, जिसके तहत लंदन में फंसे लोगों को आज तड़के मुंबई लाया गया। एयर इंडिया की फ्लाइट के जरिए ये लोग मुंबई पहुंचे और सरकार का खुले दिल से आभार जता रहे हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से जारी शेड्यूल के तहत आज दोपहर करीब 12:30 बजे सिंगापुर की उड़ान मुंबई पहुंचेगी। वंदे भारत अभियान के तहत इस विमान के जरिए 243 यात्रियों को भारत लाया जा रहा है।
इसी तरह कुवैत से 160 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का विमान देर रात हैदराबाद पहुंचेगा। हवाई अड्डे पर सभी यात्रियों की थर्मल कैमरे से जांच होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार इन सभी यात्रियों को हैदराबाद में विशेष स्थानों पर क्वारंटाइन में रखा जाएगा। इससे पहले कुवैत से एक और विमान ने उड़ान भरी जो देर शाम कोची पहुंचा। इसमें 177 यात्री थे, जिसमें 4 नवजात बच्चे भी थे। मस्कट से भी यात्रियों को लेकर एक विमान भारत वापस आ गया। यात्रा से पहले मस्कट एयरपोर्ट पर भारतीय पहुंचे, जहां उनकी जांच की गई। एयर इंडिया का विशेष विमान कोलालंपुर से त्रिचुरापल्ली पहुंचा, जिसमें 177 भारतीय सवार थे। इनमें एक नवजात भी शामिल है। उधर दोहा से भी कल रात कोची के लिए एयर इंडिया का एक विमान रवाना हुआ। दोहा में उस वक्त टीम के साथ राजदूत पी कुमारन भी मौजूद थे। और वंदे भारत मिशन पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरुण शर्मा जुड़ गए हैं। अरुण, बहुत बड़ा ये ऑपरेशन चल रहा है, अलग अलग देशों में फंसे हुए भारतीयों को लाया जा रहा है और हम देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए उन लोगों के चेहरों पर मुस्कान है। कुछ दिन पहले शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि किस तरह से वो वतन वापस लौटेंगे, लेकिन इस बड़े ऑपरेशन के जरिए ये सब मुमकिन हो पा रहा है। बिल्कुल मुमकिन हो पा रहा है और ये महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि सरकार ने जिस तरह से प्रायोरिटाइज किया, यानी कि जिन लोगों की सबसे ज्यादा अर्जेंसी है उन लोगों को पहले रिपैट्रिएट किया जा रहा है। यानी कि जो तमाम मिशन हैं, जो रजिस्ट्रेशन है वो तो काफी लाखों लोगों ने कराया है, लेकिन जो सरकार है, जो मिशन हमारे हैं, वो ये फोकस कर रहे हैं कैसे जो प्रायोरिटीज है, यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जिनकी हेल्थ इमरजेंसीज हैं, जिनकी बैक होम इंडिया के अंदर अगर अर्जेंसीज या इमरजेंसीज हैं, या फिर जिन लोगों की जॉब लॉसेज हो गई है गल्फ कंट्रीज के अंदर, उनके पास वहाँ पे बिल्कुल पैसे नहीं है, बिल्कुल या खत्म होते जा रहे हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, तो इन लोगों को जिन लोगों को भी अर्जेंसी उनको वापस लेकर के आया जा रहा है। आज डे 4 है वंदे भारत मिशन का और अगर अभी तक आप देखेंगे तो लगभग 4000 के आसपास जो पैसेंजर्स है वो इवैक्यूएट किए जा चुके हैं या फिर ऑन अ वेट ऑफ इवैक्यूएशन है। सैन फ्रांसिस्को से फ्लाइट कुछ समय में उड़ान भरेगी जो कि वापस यहाँ भारत में आएगी। आज की जो पहली फ्लाइट सिंगापुर से मुंबई पहुंचेगी, तो और आज की जो आखिरी फ्लाइट होगी जो रिपैट्रिएट करके लाएगी डे 4 के दिन, वो लंदन से आने वाली फ्लाइट होगी। तो इस तरह से लगातार सिलसिला जारी है और 13 मई के आसपास तक आप देखेंगे कि 64 के आसपास फ्लाइट को ऑपरेट किया जाएगा, जिसमें लगभग 15,000 फ्लाइट्स को 15,000 पैसेंजर्स को लाया जाएगा। जो आप अगले वीक का जो शेड्यूल है, जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं, उसमें फोकस का जो दायरा बढ़ाया जाएगा, यानी कि कंट्रीज जो होंगी वो रशिया से होंगी, थाईलैंड से होंगी, स्पेन से, जर्मनी से, यूक्रेन से, सेंट्रल एशियन कंट्रीज से होंगी। तो फोकस अब वहां पर भी होगा। तो वहां जो भारतीय फंसे हैं उनको एक तरह से अब इवैक्यूएट करने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। तो प्रायोरिटी बेसिस पर इन पैसेंजर्स को या फिर इंडियंस को लाया जा रहा है जिनको इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा अर्जेंसी है वापस वतन आने के लिए। जी अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो मिशन वंदे भारत के तहत कह सकते हैं कि पहले चरण में लोगों को जो फंसे हुए थे विदेशों में उनको लाया जा रहा है और अब इस तरह की भी बात हो रही है कि आने वाले वक्त में इसका दायरा और ज्यादा बढ़ाया जाएगा और ज्यादा देशों से जो फंसे हुए भारतीय हैं उनको वापस वतन लाया जाएगा। और अब आपको भारत में कोविड-19 के ताजा आंकड़ों की जानकारी दे देते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 41,472 हो गई है, जबकि 19,357 लोग स्वस्थ होकर अस्पताल से घर जा चुके हैं और 2,109 मरीजों की मौत हो गई है। तो इस तरह देश भर में अब तक कुल 62,939 संक्रमण के मामले सामने आए हैं। तो आइए अब देखते हैं कि राज्यों में कोरोना वायरस की क्या स्थिति है। इन आंकड़ों पर हम वीडियो वॉल के जरिए नजर डालेंगे कि राज्यों में किस तरह से कोरोना वायरस की स्थिति। महाराष्ट्र में 20,228 मामले नजर आ रहे हैं और उसमें सक्रिय हैं 15,649। और उसके बाद गुजरात में 7,796 मामले, जिसमें सक्रिय मामले हैं 5,233 और जो ठीक हो चुके हैं वो हैं 2,091। वहीं 472 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में 6,542 मामले सामने आए हैं, 4,449 सक्रिय मामले हैं, 2,020 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 73 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं तमिलनाडु में 6,535 मामले हैं, 4,667 सक्रिय मामले हैं, 1,824
ठीक हो चुके हैं और 44 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान के आंकड़े आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 3708, 1576 सक्रिय मामले हैं, 2026 लोग ठीक हो चुके हैं, 106 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 1723 सक्रिय मामले हैं, 1676 ठीक हो चुके हैं, 215 की मृत्यु हो चुकी है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक बुलाई है, जिसमें उनके साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव शामिल हो रहे हैं। इस बैठक में कोविड-19 से जुड़े तमाम पहलुओं पर बातचीत और ताजा स्थिति की समीक्षा होगी। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि लॉकडाउन के नियमों में ढील देने को लेकर राज्यों का क्या नजरिया है। साथ ही इस बात पर भी चर्चा हो सकती है कि संक्रमण वाले जोन में लॉकडाउन के नियमों को और मजबूती के साथ किस तरह लागू किया जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में नीति आयोग के सदस्य, गृह मंत्रालय के सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव समेत सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव और आपदा प्रबंधन के सचिव भी शामिल होंगे। सोशल और प्रिंट मीडिया में दिखाया जा रहा है कि आज 10 मई को उत्तराखंड से प्रवासियों की वापसी हेतु श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। पीआईबी ने इस दावे को खारिज किया है। मीडिया में दिखाई जा रही ये खबरें गलत हैं। उत्तराखंड सरकार के परिवहन सचिव शैलेंद्र बगोली ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है और अफवाहों पर ध्यान ना दें। ट्रेन के बारे में अभी जो मैसेज सर्कुलेट हुआ है सोशल मीडिया में भी और मीडिया में भी आया हुआ है, जिसमें डेट लिखी हुई है कि 10 तारीख को इतनी ट्रेन चलेंगी, 11 तारीख को इतनी ट्रेन चलेंगी, वो न्यूज़ सही नहीं है। अभी सिर्फ एक 11 तारीख को हमारे पास एक इंडिकेशन आया है कि बेंगलोर से ट्रेन चलेगी, वो भी अभी एक इंडिकेशन है। इसके अलावा अन्य किसी प्रदेश से और रेलवे की तरफ से अभी कोई इंडिकेशन नहीं है कि किस तारीख को हमारी ट्रेन चलेगी। जब भी डेट तय होगी अगले 2-3 दिन में या 4 दिन में, तब हम सूचित सभी को करेंगे कि किस तारीख को हमारी ट्रेन चल रही। दिल्ली पुलिस ने एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर का खंडन किया है, जिसमें दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात मरकज के प्रमुख मौलाना साद कंधावली के एक ऑडियो क्लिप से छेड़छाड़ का दावा किया गया था। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अखबार में छपी मौलाना साद की रिपोर्ट न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत है, बल्कि पूरी तरह से एकीकृत स्रोतों और विशुद्ध रूप से अनुमान कल्पना पर आधारित है। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है, जो लॉकडाउन की वजह से रुकी हुई थी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि 3000 सीबीएसई स्कूलों को मूल्यांकन केंद्र के रूप में चिन्हित किया गया है। अध्यापक घर से ही मूल्यांकन करेंगे और ये प्रक्रिया 50 दिन में पूरी हो जाएगी। सीबीएसई के बचे हुए 29 विषयों की परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच आयोजित होंगी। और अब बात करते हैं कोरोना के खिलाफ जारी जंग से जुड़ी जमीनी हकीकत की। खुदरा दुकानदारों और खरीदारों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर लॉकडाउन के दौरान दुकानों पर लगने वाली भीड़ को मुंबई में किस तरह कम किया जा रहा है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। लॉकडाउन के दौरान खुदरा दुकानदारों को कारोबार करने का समय निर्धारित कर दिया गया है। इससे खरीदारों की भीड़ जुटना और कतार लगना स्वाभाविक है। पिछले दिनों बेंगलोर के 3 नव उद्यमियों ने इसका विकल्प एक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार करके किया था, जिसने खरीदार और दुकानदार को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया था और ये सुनिश्चित किया था कि दुकान पर भीड़ ना लगे और सारा सौदा ऑनलाइन हो जाए। कोरोना वायरस की वजह से अभी दुकान जो है वो कुछ ही घंटों के लिए खुल रही है और उन्हीं कुछ घंटों में काफ़ी सारी भीड़ जो है दुकानों पर जमा हो रही है। वो भीड़ जमा ना हो, इसीलिए हम टैप शॉप स्माइल के जरिए लोकल दुकानदारों को उनके लोकल कस्टमर से जो है मिला रहे हैं। और इसके पीछे हमारा विजन यही है कि कोरोना वायरस जो इतना तेज़ी से फैल रहा है, सब कुछ बंद होने के बावजूद उसमें और भी जो है कमी आए, यही हमारा उद्देश्य है। टैप शॉप स्माइल नाम के इस ऐप का उपयोग अब मुंबई में भी हो रहा है और खरीदार और खुदरा किराना दुकानदार दोनों को इसका फायदा हो रहा है, क्योंकि वो न अब केवल दुकान बंद होने पर भी ग्राहकों के ऑर्डर ले पा रहे हैं, बल्कि अपनी दुकान को भीड़ से बचाते हुए लॉकडाउन में होने वाले संभावित नुकसान से भी बच रहे हैं। ESS ऐप है, वो मैंने डाउनलोड कर लिया। बाद में अभी मैं क्या करता हूँ कि वही ऐप से मैं
शॉप से सामान खरीदता हूँ हर रोज। इससे क्या होगा, मुझे अभी दुकान जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और मैं सेफ भी फील करता हूँ। आपके ऑनलाइन ऑर्डर करने की वजह से आप अपना सामान तुरंत ले जा सकते हैं और इस ऐप्स की वजह से मेरे बिजनेस में और ग्राहकों में बहुत बढ़ोतरी हो रही है। आप इस ऐप के द्वारा ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, जो आपका ऑर्डर मेरे दुकान पर आ जाएगा, जिससे मैं आपका सामान आपके घर पर पहुंचा सकता हूं या एकदम पैक करके रख सकता हूं। आप उस सामान को मुझसे ले जा सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए नव उद्यमियों का ये प्रयास सराहा जा रहा है। मुंबई से योगेश कुमार शीतल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कोविड-19 के प्रकोप के बीच भी कुछ राज्यों से अच्छी खबरें आ रही हैं। कोरोना वायरस के चलते भले ही लोगों को अपने समारोह और दावतें रद्द करनी पड़ी हों, लेकिन कोलंबिया के इबेग में 100 साल की सारा वेरोन ने कोरोना वायरस को अपना जन्मदिन खराब नहीं करने दिया। 4 मई को जीवन के 100 वर्ष पूरे करने पर उनके पड़ोसियों ने अपने घरों की छतों, बालकनियों और खिड़कियों से वेरोन को बधाई दी। लॉकडाउन के बावजूद जन्मदिन को लेकर सारा का उत्साह कम नहीं हुआ। स्थानीय पुलिस बैंड भी जश्न में शामिल हुआ। सारा को स्थानीय लोग प्यार से सरिता बुलाते हैं। जन्मदिन पर पड़ोसियों से इतना प्रेम मिलने पर वो भाव विभोर हो गईं और कहा कि 100 क्या, उन्हें जीवन के 40 साल भी पूरा करने की उम्मीद नहीं थी। कोलंबिया के कोरोना वायरस का प्रसार रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन है। देश में अब तक करीब 10,500 मामलों की पुष्टि हुई है और 445 लोगों की मौत हुई है। आज मदर्स डे है। लॉकडाउन में जहां ज्यादातर लोग अपने घरों में बंद हैं, महिलाएं घरों में ही रहकर एक साथ सारे फर्ज निभा रही हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां महिलाएं ऐसी नाजुक वक्त में घरों से बाहर निकलकर मानवता की सेवा में निस्वार्थ भाव से जुटी हुई हैं। दिल्ली में भी बड़ी संख्या में महिला पुलिस कोरोना से लड़ाई लड़ रही हैं। ऐसी ही महिलाओं को समर्पित है ये वीडियो, जिसमें खुद दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल से लेकर महिला पुलिस अधिकारी बता रही हैं कि मां के क्या मायने हैं। और आइए अब देखते हैं दुनिया भर में कोरोना से क्या है हाल। वैश्विक महामारी बन चुके कोरोना वायरस से दुनिया भर में अब तक 40 लाख से ज्यादा मामलों की पुष्टि हुई है। कोरोना के विश्व भर में अब तक 40,24,000 से अधिक मामले सामने आए हैं, जबकि दुनिया भर में इस वायरस से अब तक करीब 2,80,000 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में सबसे अधिक अमेरिका को प्रभावित किया है। कोविड-19 से गंभीर रूप से जूझ रहे अमेरिका में बीते 24 घंटों में 1,568 लोगों की मौत हो गई है, जिससे इस वायरस के संक्रमण से मौतों का आंकड़ा 78,000 के पार पहुंच गया है, जबकि इससे संक्रमित लोगों की संख्या 13 लाख से अधिक हो गई है। इटली में भी कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा 30,000 के पार पहुंच गया है। देश में कोरोना से अब तक 30,395 लोगों की मौत हो चुकी है। इटली में कोरोना के कुल 2,18,268 मामले हैं। स्पेन कल से अपने यहां लॉकडाउन के प्रतिबंधों में कुछ ढील देने जा रहा है, जिसे लेकर प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने लोगों से पूरी सावधानी बरतने की अपील की है। स्पेन में कल से रेस्टोरेंट और बार अपनी सेवाएं देना शुरू कर सकेंगे। गैर जरूरी चीजों की दुकानें खुल सकेंगी और 10 लोगों के जुटने की अनुमति होगी। स्पेन में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 2,23,000 से अधिक मामले हैं, जबकि मरने वालों की संख्या भी 26,000 के पार है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी शिखा गौतम लॉकडाउन के समय खुद को स्वस्थ रखने के लिए अपने घर पर ही ट्रेनिंग कर रही हैं। 2019 में सीनियर नेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता की युगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली शिखा इस वक्त अपनी साथी खिलाड़ी के साथ नहीं बल्कि खुद के साथ ही ट्रेनिंग कर रही हैं। उन्होंने अपना एक वीडियो साझा किया है जिसमें वो डबल रोल में नजर आ रही हैं।
कोरोना महामारी का ये संकट काल है, ऐसे में तमाम सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है। आवश्यक सेवाओं के लिए अगर कोई पार्सल आपने मंगवाया है तो उसके लिए भी कुछ सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, बता रहे हैं दिल्ली स्थित लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक डॉक्टर घनश्याम पंगते। अगर आपको पार्सल आता है तो आप उसको बिल्कुल डायरेक्ट हैंड से यूज़ ना करें, या तो आप ग्लव्स पहन के यूज़ करें। अगर आप डायरेक्ट यूज़ करते हैं तो उसको थोड़ी देर के लिए बाहर रख सकते हैं, मे बी सनलाइट में रख दें उस डब्बे को। सैनिटाइज़र है जो 70% अल्कोहल यूज़ करके उसको इमीडिएटली आपको खोलना है तो आपको स्प्रे करके साफ़ करके यूज़ कर सकते हैं, या घर में आप ब्लीच का यूज़ कर सकते हैं। 1% ब्लीच बना लीजिए और जो कि सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है सॉल्यूशन, उससे भी साफ़ कर सकते हैं। और जो भी आपने डब्बे को हाथ लगाया उसके बाद आप अपने हाथ सोप या फिर सैनिटाइज़र से ज़रूर धो लें। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखें और बेहद सावधान रहें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।